लेक्चर में डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ मास फ्लो रेट, मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड मेजरमेंट ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट क्या होता है? मास फ्लो रेट इज द मास ऑफ द फ्लूइड ट्रेवलिंग पास्ट ए फिक्स्ड पॉइंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम कितना किसी फिक्स्ड पॉइंट से मास फ्लो रेट हो रहा है। जैसे ये कोई पाइप है, इसमें से कुछ फ्लूइड फ्लो हो रहा है। देखो, पहली चीज तो ये कि यहाँ पे आ रहा है फ्लो, एक वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है मास फ्लो रेट में फ्लो। आप लोगों को पता है कि फ्लो वर्ड कहाँ पे आता है? जब हम फ्लूइड की डेफिनेशन को, फ्लूइड को डिफाइन करते हैं, टेंडेंसी विच हैज द टेंडेंसी टू फ्लो। तो फ्लो होने की टेंडेंसी जिसमें होती है वो होते हैं फ्लूइड। इसका मतलब अगर हम मास फ्लो रेट की बात कर रहे हैं तो फ्लो तो सिर्फ फ्लूइड ही हो सकते हैं। इसका मतलब जब हम मास फ्लो रेट की बात कर रहे हैं तो आइदर लिक्विड और गैसेस के मास फ्लो रेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सॉलिड्स का कुछ भी इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि सॉलिड्स कभी भी फ्लो नहीं होते हैं। तो मास फ्लो रेट यानी कि लिक्विड और गैसेस के मास फ्लो रेट की बात कर रहे हैं। मास कितना उसका फ्लो हो रहा है, रेट का मतलब पर यूनिट टाइम में। तो जैसे ये कोई पाइप है, यहाँ से कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो इसके इसमें हमने एक सेक्शन बना दिया। इस पर्टिकुलर सेक्शन से एक सेकंड में, एक मिनट में या एक 1 आवर में कितना मास यहाँ से फ्लो हो रहा है इस लिक्विड का, दैट विल बी द मास फ्लो रेट। तो जो मास फ्लो रेट है उसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी केजी पर सेकेंड, दैट विल बी केजी पर मिनट एंड दैट विल बी केजी पर आवर। तो इसकी जो यूनिट है वो केजी पर सेकेंड, केजी पर मिनट या केजी पर आवर में हो सकती है। इसको जो हम डिनोट करते हैं उसको एम डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एम डॉट क्या होता है? एम बाई टी, यानी कि मास बाई टाइम, मास पर यूनिट टाइम। इसको एम डॉट से डिनोट करते हैं। क्वांटिटी इक्वेशन में हमने पढ़ा है कि एम डॉट जो होता है दैट विल बी रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी, रो ए वी, रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। इसमें जो ये वाली टर्म है एरिया इनटू वेलोसिटी, इसको अलग से एक पर्टिकुलर टर्म से भी हम डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज। Q इज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। तो अगर हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स की बात करें तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स में जो ये रो है डेंसिटी दैट इज कांस्टेंट। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स आर दोस फ्लूइड जिनकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है, मतलब उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी। अगर कोई लिक्विड यहाँ से फ्लो हो रहा है, लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, तो अगर कोई लिक्विड पाइप से फ्लो हो रहा है इसका मतलब उसकी जो भी डेंसिटी है वो तो फिक्स हो गई। अगर हमें डिस्चार्ज मिल जाए तो हम उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास फ्लो रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज में भी क्या है? एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो अल्टीमेटली हमें सिर्फ वेलोसिटी ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्चार्ज मिल जाएगा, डिस्चार्ज को रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका मास फ्लो रेट भी मिल जाएगा। तो मास फ्लो रेट को मेजर करने के लिए सबसे पॉपुलर जो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं दैट इज वेंचुरी मीटर। दैट इज वेंचुरी मीटर। इस तरीके का होता है ये वेंचुरी मीटर, ये इसकी एक्चुअल इमेज है। कंस्ट्रक्शन इसका किस तरीके से होता है? ये तो होता है इसका इनलेट सेक्शन, ये वाला जो होता है इनलेट सेक्शन, ये वाला जो है दिस इज इनलेट सेक्शन। और इस इनलेट सेक्शन को हम कनेक्ट कर देते हैं पाइप के साथ में, ये यहाँ से पाइप के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका इनलेट सेक्शन रहेगा। उसके बाद आगे जिसमें एरिया कम हो रहा है इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग सेक्शन, इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग सेक्शन। कन्वर्जिंग सेक्शन के बाद फिर से जो एरिया है वो कांस्टेंट रहेगा कुछ टाइम तक, कम होने के बाद में कुछ टाइम तक जो एरिया है वो कम रहेगा, इसको बोलेंगे थ्रॉट। ठीक है, इसको बोलेंगे थ्रॉट। जहां पे सबसे मिनिमम एरिया होगा इसका उस सेक्शन को बोलेंगे थ्रॉट। और उसके बाद में जो एरिया है फिर से वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इस डायग्राम को आप क्लोजली देखें तो इस डायग्राम में आपको ये फर्क समझ में आएगा कि इसका जो कन्वर्जिंग सेक्शन है वो थोड़ा सा छोटा है और जो डाइवर्जिंग सेक्शन है वो बड़ा है। ठीक है, तो डाइवर्जिंग सेक्शन जो होता है वो बड़ा होता है, कन्वर्जिंग सेक्शन जो है वो छोटा होता है, और इसके बीच में जो ये कांस्टेंट एरिया का छोटा सा पार्ट होता है इसको बोलते हैं थ्रॉट। ठीक है, तो कन्वर्जिंग सेक्शन, थ्रॉट और डाइवर्जिंग सेक्शन ये इसके मेन पार्ट होते हैं। अब इससे हमें मेनली क्या है? वेलोसिटी ही फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे इस पाइप में जो भी फ्लो हो रहा है लिक्विड, उसका डिस्चार्ज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम उसको A1 स्मॉल a1 V1
इज इक्वल टू A2V2, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइदर हम A1V1 निकाल लें, आइदर हम A2V2 निकाल लें। तो हम एक सेक्शन तो हमने ले लिया इस पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे, एक सेक्शन हमने ले लिया 2 पॉइंट पे जो कि थ्रॉट पे है। ठीक है, तो 1 पॉइंट पे जितना एरिया होगा मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ये डिस्चार्ज आ जाएगा। 2 पॉइंट पे जितना एरिया होगा मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, यहाँ से आपको दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी से डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2 से हमें डिस्चार्ज यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं इस A2V2 से डिस्चार्ज फाइंड आउट करते हैं। A2V2, देखो कोई भी वेंचुरीमीटर की कुछ स्पेसिफिकेशन होगी, जो भी वेंचुरीमीटर आप पाइप में लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये जो A2 है दैट विल बी नोन। ये जो A2 है ये तो आपको नोन होगा। A1 क्या है, इस सेक्शन का एरिया, A2 क्या है, इस सेक्शन का एरिया, तो आपको A1 भी नोन होगा और A2 भी नोन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से A2 जो है दैट इज नोन, और हमें सिर्फ क्या निकालना है, वेलोसिटी। हमें सिर्फ यहाँ पे निकालना है वेलोसिटी। ठीक, अब वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इसके बीच में लगा देते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। इसके बीच में लगा देते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन के साथ साथ अगर आप देखोगे बर्नौलीज इक्वेशन में क्या होता है, द टोटल एनर्जी एट एनी सेक्शन विल बी कांस्टेंट। टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और इन एनर्जी को हम किस टर्म में डिनोट करते हैं, जनरली हेड की टर्म्स में, यानी कि प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड। तो इन तीनों का जो सम है वो इस 1 सेक्शन पे और 2 सेक्शन पे इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको एक और चीज दिखाई देगी कि जो हाइट है Z1 और ये जो हाइट है Z2, यानी कि सेक्शन 1 की और सेक्शन 2 की, ये दोनों बराबर है। Z1 इज इक्वल टू Z2, इसका मतलब इन दोनों का तो कोई रोल आएगा ही नहीं। ठीक है, तो 1 और 2 सेक्शन के बीच में जब आप बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करोगे तो ये क्या आएगी, देखो P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। ठीक है, अब Z1 Z2 तो बराबर है तो ये कैंसिल आउट होगा। अब हम क्या करेंगे, V2 को इधर ले आएंगे और P1 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, या किसी भी तरीके से कर सकते हो, P2 को इधर ले आओ, तो यहाँ पे हम P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, P1 P2 को एक तरफ कर लिया, और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, इनको एक जगह कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें V2 तो फाइंड आउट करना ही है, और P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 क्या है, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस किसके बीच में, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में प्रेशर डिफरेंस। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, जैसे कि मैनोमीटर्स होते हैं, प्रेशर गेज होते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रेशर नहीं चाहिए किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन का, हमें यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस चाहिए, P1 माइनस P2 चाहिए। तो प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं मैनोमीटर का। प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं मैनोमीटर का। अब सेक्शन 1 पे जो प्रेशर है दैट इज P1, सेक्शन 2 पे जो प्रेशर है दैट इज P2। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में हम क्या लगा देंगे, एक मैनोमीटर लगा देंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे यहाँ पे मैनोमीटर लगाने के लिए यहाँ पे स्लॉट्स दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में हम क्या लगा देते हैं, यहाँ में मैनोमीटर्स। अब जिस भी सेक्शन का प्रेशर ज्यादा होगा, मैनोमीटर्स में बेसिकली कुछ नहीं होता है, ट्यूब होती है, और इस ट्यूब में ऑलरेडी एक लिक्विड भरा रहता है जिसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। तो जनरली हम इसमें जो लिक्विड्स यूज करते हैं वो मरकरी का यूज करते हैं, क्योंकि मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा डेंसिटी का कोई भी लिक्विड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मरकरी की ज्यादा होती है, इसलिए मरकरी जनरली हम यूज करते हैं। तो इन दोनों सेक्शंस के बीच में जब हम इस पाइप को लगा देंगे तो इसमें जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा उसका प्रेशर इस पे अप्लाई होगा और इसका प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा। जो प्रेशर ज्यादा होगा वो इस मरकरी को पुश कर देगा। अगर सेक्शन 1 का ज्यादा होगा तो सेक्शन 1 इसको पुश कर देगा। जब इसको पुश करेगा तो ये दूसरी साइड से ऊपर उठ जाएगा। अगर सेक्शन 2 का ज्यादा होगा तो सेक्शन 2 इसको पुश कर देगा, सेक्शन 1 की साइड से ज्यादा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो जैसा भी होगा, जिस भी साइड का प्रेशर ज्यादा होगा वो उसको पुश कर देगा और दूसरी साइड से जो ये लिक्विड है वो ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इस तरीके से एज्यूम करके चलते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली हमने यहाँ पे, तो इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो बराबर होंगे। इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, P1, और इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, P2। अब P1 और P2 जो हैं
सॉरी P1 और P2 जो है इनका डिफरेंस हमें लेने के लिए एक इक्वेशन यहाँ पे हम लिखेंगे कि P1 इस पॉइंट का प्रेशर हो गया P1, इसको इक्वेट करेंगे हम, सॉरी इस पॉइंट का प्रेशर हो गया P2 और इधर वाले पॉइंट का प्रेशर हो गया P1 और यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा हाइड्रोस्टेटिक लॉ। तो नीचे डेप्थ में जितना भी डेप्थ में आप जाओगे दैट विल बी द प्रेशर डिफरेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो लेयर आपकी आ रही है इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो लेयर आ रही है दैट इज यहाँ पे भी मरकरी है और इस यहाँ पे जो लेवल होगा वो भी मरकरी का होगा। यहाँ पे जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा और इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा ये दोनों बराबर होंगे। इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा P1 यहाँ से आ रहा है और इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे P2 है और यहाँ पे जब नीचे किसी भी लिक्विड में जब आप डीप में जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपका आ जाएगा पॉजिटिव में, ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच, यानी कि यहाँ से आपको मिल जाएगा P1 जो है वो ज्यादा है, P2 जो है वो कम है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, और ये H क्या है, ये जो डिफरेंस आपको Z का सॉरी इसके लेवल में जो डिफरेंस है H, ये आपको यहाँ से मिलता है H। तो P1 माइनस P2 अगर मैं रो जी को यहाँ पे ले आऊँ तो ये कितना हो जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इज इक्वल टू H, यानी कि इस पूरी की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ H, और ये H क्या है, मैनोमीटर में जो हाइट का डिफरेंस है, मैनोमीटर में जो हाइट का डिफरेंस है वो हो जाएगा H। ठीक है, यानी कि हम इसको इक्वेट कर सकता हूं मैं H से। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बन गई, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है ये V2, V1 को और मुझे रिजोल्व करना पड़ेगा। तो Q जो डिस्चार्ज है दैट इज A1 V1 इज इक्वल टू कितना है A2 V2। ठीक, तो यहाँ से मैं V1 की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ A2 अपॉन A1 इंटू V2, ये वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन बन जाएगी V2 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। यहाँ से जब V2 स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो दैट विल बी A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर और 2GH। और जब ये V2 का जो स्क्वायर है ये RHS में जाएगा तो ये अंडर रूट में बन जाएगा। तो यहाँ से V2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी V2 इज इक्वल टू A1 अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर और अंडर रूट 2GH। तो ये V2 की वैल्यू आ गई। डिस्चार्ज निकालना है Q, तो Q दैट विल बी A1, Q क्या था, Q इज इक्वल टू A2 और V2, A2 और V2, तो V2 की वैल्यू ये आपने निकाल ली, बस इसको A2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ गया A1 A2 अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर और अंडर रूट 2GH। और इसको अगर मैं रो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपको मिल जाएगा मास फ्लो रेट। तो इस तरीके से वेंचुरी मीटर से आप मास फ्लो रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी वेंचुरी मीटर आप यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली उसका A1 और A2 तो आपको नोन हो गई, जो भी वेंचुरी मीटर आप यूज करेंगे। H जो है वो आपको मैनोमीटर से मिल जाएगा, बस ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करके आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। जो भी लिक्विड उसमें फ्लो हो रहा है उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास फ्लो रेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से वेंचुरी मीटर की हेल्प से हम किसी भी पाइप में फ्लो होने वाले लिक्विड और गैसेस का मास फ्लो रेट मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस विच कैन बी यूज्ड टू मेजर द मास फ्लो रेट ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग इन ए पाइप। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज डिफाइंड एज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस और चेंजेस द मोशन ऑफ ए बॉडी और टेंड्स टू प्रोड्यूस दिस इवेंट, या तो चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं फोर्स। फोर्स जनरली हम दो तरीके से यूज करते हैं, पुश और पुल। पुश और पुल की तरफ से हम उसको यूज करते हैं। जो फोर्स होता है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये ध्यान रखना। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो नाम इनके याद करने पड़ेंगे आपको। वेट मशीन्स, स्प्रिंग्स, रोविंग रिंग, लोड सेल्स और डायनेमोमीटर। अब ये जो डायनेमोमीटर्स होते हैं ना, ये डायनेमोमीटर्स टॉर्क मेजर करने के लिए भी यूज होते हैं और फोर्स मेजर यूज करने के लिए भी होते हैं। क्योंकि जो टॉर्क भी मेजर हम करते हैं ना वो फोर्स की हेल्प से ही करते हैं। तो पहले फोर्स फाइंड आउट करते हैं फिर टॉर्क।
तो इसलिए डायनामोमीटर को हम डिस्कस कर लेंगे जब हम टॉर्क का मेजरमेंट डिस्कस करेंगे। लोड सेल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लोड सेल्स क्या होते हैं, लोड अप्लाई करते हैं उन पे और उससे आपको फाइंड आउट मिल जाता है कि वो कितना लोड आपने अप्लाई किया है। तो दो तरीके के लोड सेल हम डिस्कस करेंगे, हाइड्रोलिक लोड सेल और न्यूमेटिक लोड सेल। हाइड्रोलिक लोड सेल पहले देखते हैं। हाइड्रोलिक लोड सेल की जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके की है। ये हो गया इसका फ्रेम, यहाँ पे ये इसका फ्रेम है। इस फ्रेम के बीच में हमने कोई लिक्विड फिल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और उस लिक्विड का पैसेज देके यहाँ से एक पाइप के थ्रू और इसके साथ कनेक्ट कर दिया एक प्रेशर गेज, ठीक है। ये एक प्रेशर गेज हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसको। तो ये प्रेशर गेज क्या बताएगा, इस लिक्विड का प्रेशर बताएगा, ठीक है। इस लिक्विड का प्रेशर बताएगा ये प्रेशर गेज। अब इस लिक्विड को ऊपर से हमने कवर कर दिया एक थिन शीट के साथ, ठीक है। ये जो रेड कलर में दिख रही है दिस इज ए थिन शीट, और इसको हमने इससे कवर कर दिया। इस थिन शीट को बोलते हैं डाइफार्म, ठीक है। डाइफार्म बोलते हैं इसको। तो इस थिन शीट से हमने इसको कवर कर दिया और इसके ऊपर एक रख दिया पिस्टन, या फिर इसको प्लंजर भी कह सकते हो। और इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना के हमने यहाँ पे जगह दे दी कि यहाँ से आप कोई भी फोर्स अप्लाई कर सकते हो। और ये जो लोड सेल है, हाइड्रोलिक लोड सेल, ये इस फोर्स को इजीली मेजर करके आपको बता देगा। कैसे मेजर करता है देखो। जब भी आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हो, तो जब इस पे फोर्स अप्लाई होगा तो ये जो पिस्टन है वो इस डाइफॉर्म को नीचे पुश करेगा। जब ये इस डाइफॉर्म को नीचे पुश करेगा तो इसके अंदर जो लिक्विड है उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। जब इसका प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये जो प्रेशर गेज है वो आपको रीडिंग देगा। अब ये प्रेशर गेज रीडिंग किसकी देगा, प्रेशर की रीडिंग देगा, इस लिक्विड में कितना प्रेशर आ गया है, ठीक। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम एरिया को यूनिटी बना दें, इस ये वाला जो एरिया है इसको यूनिटी बना दें, मींस एरिया की जो वैल्यू है वो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगी, इसका मतलब जितना प्रेशर यहाँ पे लग रहा है उतना ही फोर्स भी होगा। देखो अगर एरिया की वैल्यू 1 हो गई तो P इज इक्वल टू F हो गया। जितना यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा उतना ही फोर्स आपको मिल जाएगा। जैसे सपोज आपको ये जो प्रेशर गेज है वो आपको 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की रीडिंग दिखा रहा है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब प्रेशर दिखा रहा है। ये 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्या दिखा रहा है, प्रेशर दिखा रहा है। लेकिन एक्चुअली में ये जो अगर हम इसको फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन, क्योंकि एरिया तो 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इससे प्रेशर गेज की हेल्प से फोर्स मेजर कर लेते हैं। प्रेशर को फोर्स के बराबर करके या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके हम यहाँ से डायरेक्टली फोर्स को मेजर कर सकते हैं। तो अगर एरिया को हम इसमें 1 मीटर स्क्वायर बना देते हैं तो जितना प्रेशर हमें मिल रहा है उतना फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा। सपोज 2 किलो पास्कल दिखा रहा है यहाँ पे, 2 किलो पास्कल। तो 2 किलो पास्कल का मतलब 2000 पास्कल, यानी कि 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फोर्स कितना हो गया, 2000 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रेशर गेज की हेल्प से और इस लोड सेल की अरेंजमेंट की हेल्प से किसी भी फोर्स को इजीली मेजर कर सकते हैं। जो भी हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे उसको हम मेजर कर सकते हैं इस हाइड्रोलिक लोड सेल की हेल्प से। अब न्यूमेटिक लोड सेल, न्यूमेटिक लोड सेल में क्या होता है, बिल्कुल सेम इसी तरीके का अरेंजमेंट है। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब कोई फोर्स अप्लाई होगा तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब इसको वापस मेन पोजीशन जो है इसकी, इस मेन पोजीशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कंप्रेस्ड एयर सप्लाई करेंगे। यहाँ से कंप्रेस्ड एयर को सप्लाई करेंगे। ये कंप्रेस्ड एयर जब इस प्लेटफॉर्म पे फोर्स लगाएगी तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो वापस अपनी मेन पोजीशन में आ जाएगा। तो जिस कंडीशन में ये जो प्लेटफॉर्म है वो अपनी मेन पोजीशन में आ जाएगा, उस समय पे हम क्या करेंगे, इस प्रेशर गेज से प्रेशर मेजर कर लेंगे। और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो इस प्रेशर से आपको फोर्स मिल जाएगा। तो जिस प्रेशर पे ये बैलेंस हो जाएगा, इसका मतलब प्रेशर फोर्स इस पे जो लग रहा है और ऊपर से जो एक अननोन लोड लग रहा था जो हमें मेजर करना था, वो दोनों बराबर हो गए। प्रेशर फोर्स और ऊपर से जो लोड लग रहा था अननोन लोड, वो बराबर हो गए। तो यहाँ से हम उस प्रेशर को मेजर कर लेंगे और उस प्रेशर की हेल्प से ये जो फोर्स इस पे लग रहा था उसको मेजर कर लेंगे। तो दिस इज न्यूमेटिक लोड सेल जो कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से लोड को बैलेंस करता है। और दिस इज हाइड्रोलिक लोड सेल जिसमें हम किसी लिक्विड के प्रेशर को मेजर करके, लिक्विड के प्रेशर को मेजर करके हम यहाँ पे प्रेशर फोर्स को मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर के प्रेशर को मेजर करके हम फोर्स को मेजर करते हैं। तो दिस इज न्यूमेटिक लोड सेल एंड दिस इज हाइड्रोलिक लोड सेल।
उसके बाद डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ टॉर्क। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टू ट्रांजिट एनर्जी बाय रोटेशन इट इज नेसेसरी टू अप्लाई ए टर्निंग फोर्स। किसी भी रोटेटिंग एलिमेंट को रोटेट कराने के लिए किस तरह से आप फोर्स लगाओगे बताओ? इसके टेंजेंशियल फोर्स, इस तरीके से जो फोर्स लगेगा इसके टेंजेंट डायरेक्शन में, ठीक है, उसी से तो ये रोटेट होगा, तो उसको बोलते हैं हम टॉर्क। अब टॉर्क जो है वो कोई जरूरी नहीं है, जैसे इसकी हेल्प से, जैसे आप कोई नट बोल्ट को आपको खोलना है तो स्पैनर का आप यूज करते हो, दिस इज स्पैनर। तो स्पैनर पे आप किस तरह से फोर्स लगाओगे? उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो फोर्स लगाओगे, तो दैट विल अप्लाई ए टॉर्क ऑन द नट और द बोल्ट, और वो उसको लूज या टाइट करेगा। ठीक है, तो जो फोर्स जिस डिस्टेंस पे आप लगा रहे हैं, जितनी डिस्टेंस पे आप लगा रहे हैं, तो यहाँ पे इस पे जो जो टॉर्क अप्लाई होगा दैट विल बी द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे आप लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको साफ समझ में आ रहा है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी फोर्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑफ कोर्स फोर्स जितना ज्यादा होगा टॉर्क उतना ज्यादा ही होगा। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी टॉर्क की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जैसे गेट खोलने के लिए आपको टॉर्क लगाना पड़ता है, उसको रोटेट कराना है आपको। तो टॉर्क जो हैंडल है, जिस यहाँ पे आप फोर्स लगाओगे, वो डिस्टेंस जो है उसके, जो उसका ज्वाइंट है उससे जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है उतनी दूर बनाई जाती है, क्योंकि डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी टॉर्क उतना ज्यादा आप अप्लाई कर पाओगे, और जितना ज्यादा टॉर्क आप अप्लाई कर पाओगे कम फोर्स में, तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा डिस्टेंस ज्यादा होगी तो, और टॉर्क डोर जो है वो इजीली आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं? ग्रेविटी बैलेंस मेथड, मैकेनिकल टॉर्शन मीटर, ऑप्टिकल टॉर्शन मीटर, इलेक्ट्रिकल टॉर्शन मीटर, ठीक है, स्ट्रेन गेज टॉर्शन मीटर, और डायनेमोमीटर। ठीक है, जनरली दो तरीके के डायनेमोमीटर हम यूज करते हैं, प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर और रोप ब्रेक डायनेमोमीटर। रोप माने रस्सी, रोप ब्रेक डायनेमोमीटर और प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर। ठीक है, ब्रेक मतलब ब्रेक अप्लाई करके हम टॉर्क को मेजर करते हैं। तो हम यही वाला इसमें डिस्कस करेंगे, ग्रेविटी बैलेंस मेथड और डायनेमोमीटर, टॉर्क को मेजर करने के दो मेथड। देखिए ये जो है दिस इज ग्रेविटी बैलेंस, दिस इज ग्रेविटी बैलेंस। इसमें तो कुछ नहीं, हम सिर्फ बैलेंस करते हैं इसको। जैसे ये एक शाफ्ट है, ये टी टॉर्क से रोटेट हो रही है। ठीक, अब देखो कोई भी रोटेटिंग एलिमेंट है, ये टी टॉर्क से रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, इसको आपको रोकना है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको टी टॉर्क लगाना पड़ेगा। जब ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे तो ये रुक जाएगी, अपोजिट टॉर्क। तो ये जो आपने अप्लाई किया इसको रोकने के लिए, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग टॉर्क। ये ब्रेकिंग टॉर्क आपने अप्लाई किया, तो ये टी टॉर्क से जो है ये शाफ्ट रोटेट हो रही है। इसको रोकने के लिए आपको ये ब्रेकिंग टॉर्क टी सी के बराबर मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसको एक अरेंजमेंट के थ्रू इसमें लगा देते हैं, बेरिंग के थ्रू। और इसमें क्या है, ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए यहाँ पे स्लॉट्स बने हुए हैं, और ये जो वेट हमने लगाया है दिस इज फिक्स, एम जो मास है, और फोर्स कितना हो जाएगा एम जी। एम मास इसमें फिक्स मास एक रख दिया हमने, जो कि एफ एम जी फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। और ये जो रेडियस है यहाँ पे आर, इसको हम वेरी कराते हैं अकॉर्डिंग टू कि जिस आर पे जाके ये जो है शाफ्ट रोटेट करना बंद कर देगी, दैट एफ मल्टीप्लाइड बाई आर विल गिव यू द ब्रेकिंग टॉर्क टी। टी इज इक्वल टू एफ जो फोर्स लग रहा है यानी कि एम जी, और मल्टीप्लाइड बाई द आर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ को फिक्स करके आर को मूव कराते हैं। ठीक है, जिस आर पे जाके ये जो शाफ्ट है वो रुक जाती है, ब्रेक लग जाता है, उस पर कंप्लीटली ब्रेक अप्लाई हो जाता है, दैट विल बी द टॉर्क टी इज इक्वल टू एफ इंटू आर। दैट इज द ग्रेविटी बैलेंस मेथड। दूसरा मेथड प्रोनी ब्रेक। प्रोनी ब्रेक में क्या करते हैं हम, ये हमारे पास दो वुडन ब्लॉक है। ठीक है, दूसरा जो वुडन ब्लॉक है उसमें एक आर्म लगी हुई है, और ये जो आर्म है ऊपर स्प्रिंग की हेल्प से यहाँ पे लटक रही है। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे रोटेटिंग एलिमेंट है, जो भी रोटेटिंग एलिमेंट है, इधर शाफ्ट हो सकती है, पुली हो सकती है, वो इसके बीच में लगी हुई है। ठीक, अब हम इस पे क्या करते हैं कि ये जब तक ये वुडन ब्लॉक स्प्रिंग की हेल्प से ऊपर की तरफ रहेगा तब तक तो ये जो फ्रीली घूम रही है, जो भी शाफ्ट है यहाँ पे पुली लगी हुई है। जब हम इस पे ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कैसे ब्रेक अप्लाई करेंगे, हम इस वुडन ब्लॉक को नीचे लेके आएंगे और इसको इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में प्रेस कर देंगे, फिर ब्रेक अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे ड्रम ब्रेक अप्लाई होते हैं
तो उस तरीके से इस पे ब्रेक अप्लाई करेंगे, इन दोनों वुडन ब्लॉक्स के बीच में उसको रख के उस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ऊपर वाला जो ब्लॉक है इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये जो भी रोटेटिंग एलिमेंट है वो रुक जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना ये है कि यहाँ पे हमारी जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, दैट डिस्टेंस इज फिक्स्ड। अब यहाँ पे हम वेट को W को वेरी कराते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाने के लिए इधर काउंटर वेट लगाएंगे, तो इसके ऊपर फोर्स लगाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, वेट बढ़ाते जाएंगे, जिस वेट पे ये जो शाफ्ट है या जो पुली है वो रोटेट करना बंद कर देगी, उस वेट को हम मेजर कर लेंगे W, उसको इस डिस्टेंस से कर देंगे मल्टीप्लाई D, दैट विल गिव यू द टॉर्क। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेजर कर लेंगे टॉर्क। इसी से पावर भी मेजर कर लेते हैं, P = 2 पाई NT/60। टॉर्क आपको मिल गया, तो 2 पाई NT/60 से पावर भी मेजर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रॉनी वेग डायोमीटर से टॉर्क मेजर करते हैं। फोर्स तो हमने यहाँ पे जो अप्लाई किया, यहाँ से हम फोर्स भी मेजर कर सकते हैं। टॉर्क मेजर करने का एक और मेथड क्या होता है, रोप ब्रेक, जैसे प्रोनी ब्रेक, रोप ब्रेक। तो रोप ब्रेक में क्या करते हैं, कोई भी जो भी रोटेटिंग एलिमेंट है उसके ऊपर एक रस्सी लपेट के इस तरीके से, यहाँ से इस रस्सी को कर देंगे फिक्स और इस रस्सी के ऊपर लगाएंगे वेट। तो ये जैसे इस पे वेट लगाते रहेंगे, रस्सी इस पुली के ऊपर कसती रहेगी। ठीक है, और जब जिस पॉइंट पे आके रुक जाएगी तो यहाँ पे जो वेट है वो मेजर कर लेंगे, एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय दिस रेडियस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस रेडियस विल गिव यू द टॉर्क। तो इस तरीके से हम ग्रेविटी बैलेंस मेथड से, प्रोनी ब्रेक मेथड से या रोप ब्रेक मेथड से टॉर्क को मेजर कर सकते हैं। तो दैट इज द मेजरमेंट ऑफ टॉर्क।